First chapter we have started in the previous lecture, and I hope all of you have gone through it. When the video is also uploaded. Second thing, two things were left on the first chapter. That was rancidity and corrosion, right? All the types of reaction we have studied in the previous lecture, but two things were left: rancidity and corrosion. Can anybody tell me what is rancidity? Yeah. No problem, tell me. Whatever you know, you can explain in Hindi also. Yeah. Oil containing food materials getting spoiled with Oil containing food materials getting spoiled is called rancidity. Yeah. Yeah. Sir, oil when a food is kept in oven. Sir, when food is kept in oven and when the oxygen gets in the contact with the oily food, it forms a reaction and oxidizes. This process is called rancidity. See, first of all, before moving towards the rancidity, I just want to tell you, if we remove R from rancidity, it will become acidity, right? Generally, acidity, you know acidity? What is the meaning of acidity? Can anybody tell me? आप लोगों ने सुना होगा, मतलब बहुत सारे जो स्पेशली ओल्ड एज पीपल्स हैं उनको एसिडिटी हो गया है. इसका मतलब आप लोगों ने कभी सोचा ये आपके 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड? सर हाइड्रोक्लोरिक ज़्यादा एसिडिटी का मतलब आप लोग जनरली जानते होंगे गैस हो जाना, राइट? लेकिन इसका मेन रिएक्शन है अगर किसी भी इंसान के अंदर में एसिड की मात्रा ज्यादा हो. और एसिड का मात्रा कैसे होगा? हाउ दिस volume of acid will increase inside a human body? Yeah. The reason is about the oxidation. हमेशा याद रखना, कोई भी खाना कितना भी आप ऑयली बना लो, कितना भी स्पाइसी बना लो, अगर उसमें ऑक्सीजन जाता रहेगा तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो वो ऑक्सीजन को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं. और जैसे ही आपका फूड एसिड में कन्वर्ट हुआ तो फिर उसमें फंगस आने लगते हैं, जिस फंगस के कारण आपका फूड जो है स्पॉइल हो जाता है. जैसे मान लो पनीर, आप लोगों ने रात का पनीर खाया और आपने उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा और सुबह में वापस उस पनीर को आपने देखा तो उस पनीर में से बैड स्मेल आ गई. द रीजन वॉज इनसाइड द ऑनियन पोटेशियम इज प्रेजेंट एंड व्हाटएवर द स्पाइसेस हैव बीन मिक्स्ड इट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड एंड इट हैज कन्वर्टेड इनटू एसिड. किसी भी फूड के अंदर में जो आपका सॉर स्मेल आता है, खट्टा जो एकदम बैड स्मेल आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एसिड. कोई भी खाना को, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने राइस लिया है या पनीर की सब्जी लिया, कोई भी खाना को अगर ऑक्सीजन के कंपेयर में ओपन एरिया में रखोगे जिसमें ऑक्सीजन मिक्स्ड है और वो ऑक्सीजन उससे रिएक्शन करके एसिड में कन्वर्ट होता है, जिस कारण से आपका फूड जो स्पॉइल हो जाता है. इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं. इससे बचने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं. अदरवाइज कुछ इनर्ट एलिमेंट हैं जो इनर्ट एलिमेंट भी उस गैसेस रूप में काम करते हैं और इसको हम लोग यूज करके फूड को प्रिजर्व करते हैं. बहुत सारे प्रोसेस आपने जूनियर स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, 8th स्टैंडर्ड में फूड प्रिजर्विंग प्रोसेस याद होगा आपको. पिकल हम लोग बनाते थे तो उसमें सॉल्ट दे करके या ऑयल दे करके प्रिजर्व करते थे. अभी भी देखना, अगर मान लीजिए आप डेली अगर 1 ग्लास ऑफ मिल्क आप लोग लेते हो और वो मिल्क को अगर बाहर में छोड़ दिया जाए, रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं रखा जाए, तो देखना मॉर्निंग तक वो मिल्क भी लैक्टिक एसिड को लैक्टोज में कन्वर्ट करके वो दूध फट जाता है. The reason is only one thing, that inside or outside. Inside you are maintaining the temperature. Outside in the atmosphere oxygen is present. That oxygen react with that food and convert into acid, and that food gets spoiled. This process is called rancidity. To preserve food we generally use nitrogen dioxide, NO2 गैस का यूज हम लोग करते हैं. आप लोग चिप्स खाते होंगे, राइट? आपको पता भी नहीं होगा कि उसका मैन्युफैक्चर कब हुआ. मैंने कल जो है एक अमूल दूध लिया था, उस पर कल लिया था और उस पर जो है 23rd फरवरी का डेट डाला. यस्टरडे वॉज 21st, राइट? 21st फरवरी, और उस पर 3 दिन आगे का डेट लिखा हुआ. तो आप खुद समझ सकते हो जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है वो भी जो ज़्यादा दिन तक चलने वाला उस पर 1 सप्ताह ज़्यादा कर देता है.
और जो कम दिन चलने वाला होता है उसमें 2-3 दिन जाना करें। अब दूध हम लोग डेली यूज़ करते हैं ना, दूध तो डेली यूज़, अब दिल्ली से आप जाकर के लेते हो तो डेली यूजेस में है। अब मान लीजिए अगर दूध वाले के पास आज का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दूध बच गया तो वो कल यूज़ करेगा, तो अगर कल का डेट हो जाएगा तो फिर आप लोग तो नहीं लोगे। तो इसीलिए क्या करता है, कोई भी डेयरी वाला 3 डेज, जितने डेज तक वो प्रिजर्व रह सके उतने डेज तक का वो लोग मैन्युफैक्चरिंग देते हैं। और इट कैन बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर, यहाँ पे लिखा रहता है इतने दिन के अंदर में उसका। तो हम अगर जितने भी जो फूड पैकेट्स होते हैं जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, वेफर्स हो गया, तो वो सब जो हम खाते हैं, आप लोगों को पता है वो कितने दिन तक प्रिजर्व रह सकता है उस पैकेट के अंदर? 4 months, 6 months, 6 मंथ्स तक वो प्रिजर्व रह सकते हैं। जनरली ऐसा माना जाता है 6 महीने। वो ममरा आप लोग खाते हो ना, सेव ममरा, यस, तो वो ममरे के पैकेट के अंदर में 6 महीने के बाद अगर आप ममरा को यूज करोगे, there will be nothing as it was packed, the same thing you will get after 6 months, because the validity of that nitrogen dioxide content वो भी धीरे 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 कंसंट्रेशन उसका खत्म होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि 6 महीने के बाद जो अगर आप इसको यूज करते हो तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर योर। रीजन ये किसी भी चीज को प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स है, लेकिन जो जनरली जो हम लोग खाना खाते हैं अगर उसको प्रिजर्व करना है तो उसके लिए हम लोग स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया कि आर्गन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यूज किया। यस सर, आप उसको ऐसा नहीं कहते कि डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना? राइट, गुड क्वेश्चन। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आप डालोगे, जैसे एक सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को अगर आप ओपन एरिया में डालोगे तो वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो स्पेशली H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा तो वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट। बहुत ऐसे रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं, अगर आप उसको नेचर में रखोगे तो नेचर में क्या है, ऑक्सीजन या एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। कोई भी जो एयर होता है उसके अंदर में ऐसा तो नहीं है एक पर्टिकुलर एक ही गैस है, बहुत सारे गैसेस हैं, और उसमें से अगर कोई भी गैस उस सब्सटेंस से रिएक्शन करने में मतलब एक्टिव ग्रुप है और वो रिएक्शन करता है तो डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन। इसीलिए कहा जाता है कि बाहर के सामान को जल्दी नहीं खाना चाहिए। कहते हैं ना कि हम लोगों के पेरेंट्स भी सिखाते हैं, अभी तो वैसे कोरोना है बट पहले हम लोगों के पेरेंट्स सिखाते थे बिफोर कोरोना ऑल्सो दैट यू शुड नॉट ईट आउटपुट थिंग्स। जो अंदर में है वो रखा हुआ है, जैसे किसी स्वीट्स वाले के पास तुम लोग जाते हो तो स्वीट्स के ऊपर में बहुत सारी मक्खियाँ सब इधर उधर घूमती रहती है। उनको पता है वो मक्खियाँ कहाँ से है, डिफरेंट प्लेस, सम पॉइजनस, सम एसिडिक, सम बेसिक, वो सारा कैरेक्टर उसके अंदर में मिक्स हो गया और वो फिर वही चीज़ तुम खा रहे हो, तुमको टेस्टी लगे। हाँ, एक चीज़ हो, कोई सब्सटेंस ऐसा होता है जिसमें एसिड की मात्रा आने से उसका टेस्ट बढ़ता है। तुम लोग कढ़ी खाते हो? अगर आज नाइट में कढ़ी बनेगा तो कल मॉर्निंग में फ्रिज वाला कढ़ी खाओ तो ज़्यादा मजा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में एसिडिक कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। उसको एसिडिक कैरेक्टर खाने के साथ अगर तुम लेते हो, जैसे लैक्टोज से लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता है, दही जो बनता है तो दही का स्वाद खट्टा हो जाता है, राइट? तो उसमें बस ज़्यादा कुछ सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल इंक्रीज हो जाता है और वो एसिड में कन्वर्ट होता है। यही रीज़न, इसको हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। दूसरा है कोरोजन। आप लोग जानते होंगे कि बरसात के महीने में क्या होता है जनरली कि हम लोग जो विंडोज़ ओपन करके रखते हैं, क्या होता है बहुत बार गर्मी भी लगने लगती है और कभी कभी ज़्यादा ठंडी लगता है तो हम लोग विंडो क्लोज करते हैं। तो बाहर में जितने भी रेन वाटर्स हैं वो आयरन से कांटेक्ट में है। तो जनरली आयरन ओपन में रहेगा क्योंकि मान लीजिए नेचर में एयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, एयर में जनरली हम लोग ऑक्सीजन को गिनते हैं। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन फेरस ऑक्साइड जो आपको जनरली जो है धीरे धीरे उसको अगर वाटर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया तो वो रस्ट करने की प्रवृत्ति उसको जगा देता है, जैसे मतलब उसको एक्टिव बना देता है। नेचर में कोई भी मेटल आप रखो, जो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड देता है, मेटेलिक ऑक्साइड। और अगर वो मेटेलिक ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट मॉइस्चर है, आप लोगों ने एटमॉस्फेयर में कभी मॉइस्चर प्रेजेंट देखा है या नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो मैं बताता हूँ। रेफ्रिजरेटर के अंदर से एक बॉटल वाटर बाहर निकालना, तुम देखना वाटर बॉटल के बाहर में वाटर ड्रॉपलेट्स आना, देखा होगा। तो रीजन यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, अब बाहर में तो पानी हमने नहीं डाला, हमने बॉटल के अंदर में डाला था पानी, तो फिर बाहर में वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आए?
ये हमारे नेचर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उनको वैसा टेम्परेचर मिला कि वो उस कांटेक्ट में आते ही वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। रेफ्रिजरेटर से आप बॉटल निकालते हो तो इट विल मैक्सिमम 5 to 10 डिग्री। फ्रीजर के अंदर तो रखते नहीं हो जो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे, फ्रीजर के बाहर रखते तो वो मैक्सिमम 5 to 10 डिग्री के बीच में रहता है। और जैसे वो 5 to 10 डिग्री के बीच से आप बॉटल को बाहर निकालते हो तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो मॉइस्चर जो वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट है वो उसके कांटेक्ट में आते ही लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। समझ में आया? तो ये था हमारा मेन 2 टॉपिक। आज हम लोग MCQ टाइप्स के क्वेश्चन, जो फुल चैप्टर ऑफ 1, यहाँ पर मैं टोटल 20 MCQs लाया हूँ। आप लोगों को एक बार देखना है, मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा आप लोगों को, और उसके बाद जब आप सॉल्यूशन कर लोगे फिर मैं बोर्ड पे सॉल्व। ओके एवरीवन? वो चीज़ आप लोग दिमाग में हमेशा रखना, जो टाइम मिले उस टाइम के अंदर कैसे बनाना है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, राइट बनाना, क्योंकि क्या होता है आदमी समय कम होने के कारण टिक 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 जय माता दी तो वो नहीं करना। ये 2 चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है हमेशा। योर आंसर्स मस्ट बी राइट, एंड सेकेंड थिंग यू शुड कंप्लीट ऑन टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट। दिस थिंग यू हैव लर्न इन 9th स्टैंडर्ड, एंड सेकेंड थिंग 5th चैप्टर ऑल्सो, लेड वैलेंसी। याद करो, पीबी जो है आप लोगों को याद रहना चाहिए कि लेड का केमिकल फॉर्मूला पीबी होता है, और ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 14th ग्रुप का एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, राइट। उसके बाद क्वेश्चन है आपका लेड सल्फेट, पीबी और SO4। यहाँ पर लेड की वैलेंसी कितनी होगी? कार्बन वाले ग्रुप में मैंने बताया था ऊपर में +4 वैलेंसी और नीचे में +2 वैलेंसी, राइट। तो लेड का भी वैलेंसी 2 और सल्फेट का भी वैलेंसी 2। तो ये केमिकल फॉर्मूला PbSO4, राइट। तो ये आपका फर्स्ट का सी ऑप्शन राइट है। लेड सल्फेट केमिकल फॉर्मूला PbSO4। तो जिन लोगों ने PbSO4 पे क्लिक किया है दे कैन गेट 1 मार्क्स, राइट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। Which information is not conveyed by a balanced chemical equation? Read the question very carefully. Question is not conveyed, मतलब कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? सीधा सी समझो। फर्स्ट है फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। क्या हम लोग ये फिजिकल स्टेट्स लिखना गलत है रिएक्शन में? सेकेंड है सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। क्या सिंबल और फॉर्मूला लिखना गलत है? नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्म्स। जितने भी आगे में बैलेंस हम लोग करते हैं तो क्या वो लिखना गलत है? लास्ट ऑप्शन है वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिबल? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिबल? Sir, it is possible or not. पॉसिबल और नॉट। यहाँ पर कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। रॉन्ग जब होगा तो यहाँ पे पहले कह रहा है कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन बैलेंस हो जाना चाहिए। ऐसा पॉसिबल है? रिएक्शन होगा तब तो आप बैलेंस करोगे ना। लेड नाइट्रेट का या लेड सल्फेट का मैंने फॉर्मूला लिखा PbSO4। यहाँ पे लेड जो है +2 और +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर मैं उसको Pb3 वाला बताऊं तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो आपका लास्ट ऑप्शन जो है सेकंड का D, दैट इज द राइट आंसर। थर्ड वन, केमिकली रस्ट। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि रस्टिंग ऑफ आयरन, मैंने बताया था आपको कि आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड, इसको फेरस ऑक्साइड कहा जाता है। और अगर ये फेरस ऑक्साइड, जनरली हम लोग अगर रिएक्शन को बैलेंस करें तो ऐसे, तो ये रिएक्शन फेरस ऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ यानी कि मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करोगे तो आपका फेरिक एसिड बनेगा, Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पर ये फेरिक एसिड को या फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड जिसको आप कहते हैं, तो ये फेरिक ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला Fe2O3 है, जिसमें आप लोगों को बताना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहा जाता है, जंक जो होता है। क्वेश्चन है आपका केमिकल रस्ट किसको होगा? अभी तक आपने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा है, मतलब आयरन का ही होगा, ये दिमाग लगा लेना है। चारों ऑप्शन को चेक करना।
हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, हाइड्रेटेड का मतलब होता है उसमें डॉट H2O लगेगा, FeO into H2O को हाइड्रेटेड फेरस, हाइड्रेटेड का मतलब समझ लेना वाटर इवापोरेटेड फॉर्म में है। अगर कोई बोले हाइड्रेटेड मतलब वाटर इवापोरेटेड फॉर्म में, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है ओनली फेरिक ऑक्साइड, ओनली फेरिक ऑक्साइड, कह रहा है सिर्फ फेरिक ऑक्साइड, केमिकल रस्ट, सिर्फ फेरिक ऑक्साइड। तीसरा है आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ पर और लास्ट ऑप्शन है आपका नन ऑफ दी। तो आपको दिमाग क्या लगाना है? सबसे पहले आपने देखा कि फेरस ऑक्साइड का हाइड्रेटेड है, तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है ओनली फेरिक ऑक्साइड, वो भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसका मतलब हो गया, हाइड्रेटेड का मतलब मैंने अभी जस्ट समझाया, वाटर इवापोरेटेड फॉर्म में। जो आयरन में जो रस्ट होता है, जो जंक लगता है, उसमें वाटर का जो मॉइस्चर है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में, और उसका केमिकल फॉर्मूला भी जस्ट मैंने बताया आपको, फेरिक ऑक्साइड होता है। फेरिक ऑक्साइड के अंदर में वो हाइड्रेटेड है। इसका ऑप्शन सी जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस आर। अब यहाँ पर आपको इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो क्या करोगे? आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल फॉर्मूला, मेल्टिंग पॉइंट, वैल्यू पॉइंट, सब कुछ को ध्यान में रखना है। आपका क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस आर हैवियर देन एयर। अगर हवा से ज्यादा भारी होता तो क्या धुआं आकाश में उड़ता? इट इज नॉट। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड को दिमाग में लेना, लकड़ी को हम लोग जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर एयर से ज्यादा हैवी होगा तो वो सेटल डाउन होगा, ऊपर इवापोरेट तो नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड, इट इज कलरलेस। अब आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का कलर कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कलर। चलिए, अगर मन नहीं पता है तो थर्ड ऑप्शन की तरफ आप चलिए। एसिडिक इन नेचर, नो। हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर और नो? कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर और नो? नहीं। लास्ट ऑप्शन, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर, तो होता है कि नहीं होता? कार्बोनिक एसिड बनता है ना। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी जो आपको नहीं पता है वो है कलरलेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस आर, ये दोनों। अब आपको यहाँ पे हाइड्रोजन को भी सॉल्युबल करना है। कार्बन डाइऑक्साइड तो सॉल्युबल होकर के कार्बोनिक एसिड करता है, लेकिन हाइड्रोजन क्या सॉल्युबल होगा? नहीं होगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो आपके पास डाउट जा रहा था कि मतलब इस दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ध्यान देना है, तो याद रखिएगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ये दोनों कलरलेस गैस। द राइट आंसर इज बी। बी फॉर बॉम्बे। कार्बोनेट बेटा कार्बोनिक एसिड से बनता है। तुम्हारा क्वेश्चन है कार्बोनेट का, तो कार्बोनेट का मतलब हो गया H2CO3 जब ब्रेक करेगा 2H प्लस और CO3 2-, इसको कार्बोनेट कहा जाता है। ये जिस भी एलिमेंट के साथ जुड़ेगा उसका कार्बोनेट। यहाँ पे 2- है तो सोडियम 2 2+ देगा, Na2CO3, इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम के साथ जुड़ा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनिक एसिड से जब हम लोग हाइड्रोजन आयन को डिसोशिएट करते हैं तो कार्बोनेट का फॉर्मेशन। समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड स्टोरेज फॉर फ्रेश। यहाँ पे सैंपल का स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग कर दिया है, सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। वापस वही क्वेश्चन, किससे रिलेटेड है ये? रेंसिडिटी से। रेंसिडिटी से प्रिजर्वेशन के लिए आपको मैंने अभी कौन सा गैस बताया था? नाइट्रोजन एक बताया था और दूसरा मैंने बताया था इनर्ट गैस। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन है और हीलियम है। हीलियम क्या इनर्ट गैस है? यस, इट इज यूज्ड। तीसरा है हीलियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी नाइट्रोजन और हीलियम इज यूज्ड फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें इवन 9th स्टैंडर्ड में तुम लोग पढ़े हो लेकिन फिर भी मिस्टेक करो।
The electrolytic decomposition of water. Electrolytic decomposition of water gives H2 and O2 in the ratio of. यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है? H2O का फॉर्मेशन है, हाइड्रोजन 2 एटम है, ऑक्सीजन 1 एटम है, तो जब भी वाटर का फॉर्मेशन होगा 2:1 रेशियो में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को उलझाने के लिए क्या डाल दिया? इलेक्ट्रोलाइसिस। H2O को जब तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो H प्लस और OH माइनस में टूटता है, याद रखना। वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं, तो ये इस तरह से टूटता है, एक कैटायन और दूसरा एनायन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया तुमको कि भाई इन दोनों का रेशियो कितना, तो हमेशा याद रखना जब भी हाइड्रोजन जितना होगा उसका आधा ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के H2O का फॉर्मेशन। मतलब ये 2 एटम्स और ये एक, अगर ये 1 एटम होगा तो यहाँ समझ में आ गया, 2:1 रेशियो में फॉर्म। बाय वॉल्यूम, ये भी याद रखना, वॉल्यूम पूछोगे बाय मास, तो बाय मास में 1:8 हो जाएगा। पूछोगे मास में सर कैसे 1:8 होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 2, ऑक्सीजन 1 है तो 2/16, 2/16 मतलब 1/8, दैट इज 1:8। बाय वॉल्यूम 1:2 एंड बाय मास 1:8, इसको याद रखना। नेक्स्ट, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, देखो यहाँ पे लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में डाल दिया है, दैट इज 2 PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का यहाँ पे फॉर्मूला तुमको दे दिया है। यहाँ पे लेड 2 ऑक्सीडेशन में नाइट्रेट का 1 होता है। नाइट्रेट कहाँ से आता है पता है? नाइट्रिक एसिड से। HNO3 जब ब्रेक करता है तो H प्लस NO3 माइनस, तो यहाँ पे NO3 का वैलेंसी 1, लेड की वैलेंसी 2, इसीलिए PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। दूसरा, टू गिव लेड ऑक्साइड, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट टू गिव लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड गैस। अब देखो यहाँ पर क्या सब देगा? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करो और उसके बाद बताओ कि यहाँ पर कौन सा कोफिशिएंट लेड ऑक्साइड के आगे में है? 4। कैसे? पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लिया तुम लोगों ने। 2 PbNO3 याद करो, यहाँ पे 2 बराबर यही कह रहे हो, और यहाँ पे तुम लोग वापस कह रहे हो 2। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 ऑक्सीजन है। 4 है, तो कितने ऑक्सीजन होंगे? 2 + 2 4, 4 2 जा 8 होगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा कोफिशिएंट ऑक्सीजन का? सर नाइट्रोजन का पूछा, नाइट्रोजन में 4 करने का है। नाइट्रोजन क्योंकि सर क्योंकि सर n 2 × 2 4 होगा। 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4 नाइट्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन को पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। 2 लेड है हमारा, 2 and 2 2 जा 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितने टोटल? 6, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 10, 10 + 2 12। रिएक्शन इज बैलेंस। क्वेश्चन में तुमको क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कि लेड नाइट्रेट को अगर हम रिएक्शन करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट कितना होगा? यही था क्वेश्चन। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आगे में कितना है? 4, 4 उसका कोफिशिएंट हो गया। तो यहाँ पर NO2 के आगे में 4, तो देखना ऑप्शन में कहीं पर 4 है, डी ऑप्शन, राइट? सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट वन, in the fatty foods, right? Fatty foods become rancid due to the process of, अभी जस्ट मैंने बताया fatty food मतलब oil containing foods, वड़ा पाव, दावेली, एवरीथिंग, ये सब oil containing food है। अब यहाँ पर ये rancid क्यों हो जाते, खराब क्यों हो जाते, स्पॉइल क्यों? पहले मैंने बताया था ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होने के कारण फैटी फूड्स जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस कारण से वो स्पॉइल। गॉट इट? समझ में आया? Yes, नेक्स्ट,
We store silver chloride in a dark colored bottle because sunlight. पूछा था ना बच्चा ने, किसने पूछा था क्वेश्चन? हमने पूछा था ना, राइट। देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था इसने कि सर कभी कभी हम लोग ओपन एरिया में नहीं रखते, क्यों नहीं रखते? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बॉटल बिकॉज इट इज a white solid undergoes redox reaction to avoid action by sunlight. None of them. To avoid action by sunlight. जैसे ही सनलाइट का एक्शन होगा सिल्वर क्लोराइड का कलर चेंज। चलिए नेक्स्ट, सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक। अभी देखो भाई, कभी कभी देखना ये जो चांदी के रिंग्स हैं, सिल्वर के रिंग्स, ये ब्लैक कब कन्वर्ट होते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, सिल्वर सल्फाइड के साथ, सिल्वर सल्फेट के, मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहा है तुमको, ये जब ब्लैक बन जाएगा, सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। किस कारण से ये ब्लैक कन्वर्ट हो जाते हैं? वातावरण में जो हमारा सल्फर गैस है वो जब सिल्वर से रिएक्शन करेगा, हम लोग बोलते ना ओरिजिनल चांदी, देखना उसमें भी काला पड़ जाता है। रीजन वो है तो ओरिजिनली सिल्वर है, डुप्लीकेट सिल्वर नहीं है, लेकिन वातावरण में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस सिल्वर से रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है, जिस कारण से वो वापस उस ब्लैक कलर को तुम रब करोगे, उसको उसके ऊपर से लेयर हटा दोगे तो वापस तुम्हारा सिल्वरी वाइट तुमको मिल जाएगा। सिल्वर भी ब्लैक होता है बिकॉज दे रिएक्ट विद सल्फर। वैसे सिल्वर को कहा जाता है ये नॉन रिएक्टिव, गोल्ड सिल्वर ये सब जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं, मतलब एयर के साथ जनरली नहीं रिएक्शन करता, लेकिन एयर में जो डिफरेंट गैसेस है जो हाईली रिएक्टिव है इस मेटल से, वो तो रिएक्ट कर सकता है, राइट। सो द राइट आंसर इज Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। यहाँ पे सिल्वर की वैलेंसी कितनी है? 1, सल्फर की 2। Next question. Yes. Sir, I did not understand. What you did? 10 question. Silver is a general element, right? Why it becomes black? Question was why it becomes black? Because it reacts with sulfur, which is present in the form of sulfur dioxide in the nature. So as it reacts with sulfur, it becomes silver sulfide, and silver sulfide gives black color layer on silver. चांदी की अंगूठी कभी पहना? पहना तो होगा, देखा होगा कि नहीं देखा? नहीं देखा कि ये मेरा शुद्ध चांदी की दम, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने खरीदा है, अभी नहीं पकड़ा है। धीरे धीरे इसमें क्या होगा, बाकी ये सब जो है अंगूठी देखना, ये सब 3-4 साल पहले की अंगूठी है, इस सब में ब्लैक कलर के डिकम्पोजिशन आ गए है ना। तो ये ब्लैक कलर क्यों आ गया? जब सिल्वर ओरिजिनल है, सिल्वर को कहा देखा तुम लोग चांदी और सोने की पहचान कैसे करते हो? तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, कितना भी इसको जला दो, कितना भी पानी में डाल दो, कुछ कर दो, ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसके पीछे एक कंसेप्ट था कि ये सचमुच में हो, एयर और वाटर से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन उससे हाईली रिएक्टिव कोई एलिमेंट एयर में प्रेजेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो। मॉइस्चर वाटर है और सल्फर डाइऑक्साइड है, वो दोनों सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और सल्फ्यूरिक एसिड में अगर इसको रिएक्शन करेंगे तो सल्फाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो सिल्वर सल्फाइड जो है, तो सल्फर का लेयर इस चांदी को धीरे धीरे ऊपर में ब्लैक कलर का लेयर, इस लेयर को रिमूव करना है। तो इसको अगर वापस हम सॉल्यूशन पेपर से रब करें तो ये हमारा वापस चांदी की तरह चमकना चाहिए। सर अगर इसकी सिल्वर की एलॉय बनाए तो भी वो रिएक्ट करता है? सिल्वर का एलॉय बनाओगे बेटा तो आप उसमें तो ऑलरेडी तुम दूसरे एलिमेंट को मिक्स कर रहे हो, तो मिक्स करोगे तो वो तो और ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नकली चांदी जो होता है वो तो और ज़्यादा रिएक्टिव होगा। काला तुरंत पर देखना मार्केट में जो है ना चांदी की चेन्स मिलती है, राइट, वो 20 रुपया में तुमको मिल जाएगा। ओरिजिनल चांदी का लोगे तो वो 2000 तक में मिलेगा। तो अब 20 रुपया और 2000 में तो फर्क है। 20 रुपये वाला तुमको 10 दिन के अंदर में काला, और ये जो तुमको मिल रहा है 2000 का, वो तुमको लगेगा 1-2 साल पहनोगे तो थोड़ा ब्लैक लगेगा। वो तुम्हारा चांदी डुप्लीकेट नहीं, उसके ऊपर में सिल्वर सल्फाइड का खाली लेयर। समझ में आ गया? गॉट इट बेटा? Next, when crystal of lead nitrate are heated strongly in a test tube, lead nitrate
PbNO3 halt 2 यही है तुम्हारा रिएक्शन। इसको स्ट्रांगली हीट करो, बढ़िया से ऑक्सीजन दो, जलाओ एकदम जोर से। क्या होगा? क्रिस्टल्स इमीडिएटली मेल्ट, ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट, व्हाइट फ्यूम्स अपीयर इन द ट्यूब, येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट। Yellow residue left. Are you sure? Sir, these are 2 PBI. इसका राइट आंसर होगा, हमेशा याद रखना बच्चों, लेड नाइट्रेट और नाइट्रोजन रिंग याद रखना। NO2 का एक रिंग होता है, अगर टेस्ट में तुम इसको हीट करोगे तो देखना यहाँ पर एक ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन है, वो नाइट्रोजन NO2। द राइट आंसर इज अ ब्राउन रेसिड्यू इज गॉट इट। लेड नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ये NO2 का इसको ब्राउन रिंग कहा जाता है। जो देखा टेस्ट ट्यूब का जो साइड वाला पार्ट है ना, वो एकदम ब्राउन। जिस तरह से तुम लोगों ने शायद बच्चे से पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, एप्पल को हम लोग काटते हैं तो उसके ऊपर में ब्राउन कलर का होता है, उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन तो कर रहा है तब तो ब्राउन हो रहा है। बैंगन ब्रिंजल को अगर काट करके रख दोगे तो वो भी ब्राउन हो जाएगा। वो कुछ और नहीं, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो उस सब्जी से रिएक्शन करके अपना लेयर गॉट इट। बहुत सारे ऐसे यूजेस है जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। ब्राउन कलर के ब्राउन कलर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, येलो कलर का रेसिड्यू लेड ऑक्साइड। येलो कलर का रहता है। यहाँ पर देखो दो, यहाँ पे ऑप्शन तुम्हारे पास है कि अगर तुम हीट करोगे लेड नाइट्रेट को तो क्या कन्वर्ट हो रहा है? NO2 कन्वर्ट हो रहा है, और NO2 का कैसा कलर होगा? ब्राउन कलर होगा। सर पर वो फ्यूम्स का ब्राउन कलर रेसिड्यू नीचे जो रहेगा वो ये ऊपर नहीं आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में तुमको पूछा है, व्हेन क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन ड्राई टेस्ट ट्यूब, अब ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट और तुम लोग कह लो येलो रेसिड्यू इज, ठीक है? ब्राउन फ्यूम्स। अब एक चीज मैं बता देता हूँ, लेड समझते हो? पीवी जो है कहाँ पे यूज होता है पता है? हम लोग जो बाल को डाई करते हैं उसमें लेड प्रेजेंट है। लेड जो है एक पियर्स नाम का साबुन आता है नहाने वाला, पता है? अगर 10 साल कोई आदमी उस साबुन को यूज कर ले उसका चमड़ा जो है ब्लैक हो जाए, वो साबुन कभी यूज नहीं करेगा। पियर्स नहीं आता, पियर्स PEARS को यूज करते हो? यूज करते हो तो मैं बता देता हूँ, अगर 10 इयर्स कंटिन्यूसली तुमने उस साबुन को यूज किया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ अमेरिकन से सीधे साउथ अफ्रीकन बन जाओ। इसके पास अब मैं बता रहा हूँ, लेड जो तुम लोग कह रहे हो ना, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। लेड ऑक्साइड विल गिव यू जनरली, अब किसके साथ ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है पता है? क्लोरीन के साथ। यहाँ पर तुम लेड ऑक्साइड निकालोगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन। सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड, हियर दैट इज नॉट अ सॉल्ट ऑफ लेड, यहाँ पे नाइट्रोजन लेड ऑक्साइड गॉट इट। सो हियर दैट वाज द राइट आंसर इज, है ना? वो आयोडीन से रिएक्ट करता है तब 2 PBI सॉल्ट बनेगा, ये ऑक्साइड है। सॉल्ट और ऑक्साइड में फर्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बी ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट। ब्राउन कलर का फ्यूम्स जो है ना, वो कह रहा है ना, देखो यहाँ पर ये तुमको एक मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, रिंग मिलेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर में, वो ब्राउन कलर तुमको दिखेगा कि ये चारों साइड से रेसिड्यू टाइप में यहाँ पर लगा हो, उसको नाइट्रोजन रेडिकल जब 11th स्टैंडर्ड में आओगे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में ये सिखाऊंगा। हाँ जी, जब वो आयोडीन जब वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो लेड क्लोराइड, लेड सल्फेट, जब वो सॉल्ट में होगा, यहाँ पे ऑक्साइड में, जब सॉल्ट में कन्वर्ट होगा तब तुम्हारा ये गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइल्यूट HCl is added to zinc in a test tube. Which of the observations are recorded? Point out the correct observation. The surface of the metal becomes shiny. Possible ही नहीं है। HCl में तुम जिंक डालोगे तो क्या शाइनी होगा जिंक? Not possible. Second, the reaction mixture turns milky. Possible ही नहीं, कैल्शियम है ही नहीं जो मिल्की होगा। Order of pungent smelling gases is recorded. सुगंध को कभी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट, अब कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व, ये रिकॉर्ड कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन, क्योंकि जब भी आप ZnCl2 बनाओगे तो वहाँ पे कलरलेस और ऑर्डर गैस निकलेगा, वो गैस का कोई कलर नहीं होगा, वो गैस
Okay, so the right answer is D. When carbon dioxide is passed through lime water, very important. Even I have taught you. क्या बनेगा? Lime water turns milky. वही कली चूना वाला जो मैंने बताया था, घर में जो हम लोग चूने का पेंट करते हैं, वही वाला रिएक्शन है. When a magnesium ribbon is burnt in air, the ash forms this. कितने लोग व्हाइट की तरफ जा रहे हो? मैग्नीशियम का फीता तो किसी ने देखा नहीं होगा, इतना मैं श्योर हूँ, लेकिन हम लोगों ने रीड किया है. देखा? कितने लोगों ने रियल मैग्नीशियम का रिबन देखा? कैसा होता है उसका कलर? सर वो ऐसे सिल्वर कलर का होता है, उसमें कभी कभी व्हाइट कलर का हो जाता है. जैसे एक रिबन टाइप का होता है, एक फीता होता है, उसको जब भी आप जलाओगे ना तो एक ग्रेइश व्हाइट होता है. ग्रेइश व्हाइट, देखिए ग्रेइश व्हाइट, तो ग्रे भी नहीं है और व्हाइट भी नहीं है, उस कलर का वो, जनरली उसको व्हाइट ही हम लोग बोलते हैं, उस तरह का वो ऐश दिखता है. द राइट आंसर इज व्हाइट. In which of the following heat energy will be evolved? Evolve का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करोगे तो हीट बाहर निकलेगा कि अंदर जाएगा? अंदर जाएगा. डाइसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, वापस तुम अमोनियम क्लोराइड में वाटर को घोल रहे हो, हीट बाहर जाएगा कि अंदर जाएगा? अंदर जाएगा. बेटा घोल रहे हो ना उसके अंदर में. दूसरा तुम्हारा बर्निंग ऑफ एलपीजी, हीट बाहर आएगा. लास्ट ऑप्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो यहाँ पर राइट आंसर है एलपीजी को बर्न करना. 16. Rancidity can be prevented by. सब लोगों को पता है रेंसिडिटी खाने में मतलब सबके सब चलना हो, राइट? 17. The reaction of hydrogen gas, oxygen gas to form is an example of. और अधिकतर वो रिडॉक्स होता है. अच्छा एक बात बता, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को हमने ऐड किया H2O बना, बराबर? हाँ. इसमें तेरे को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहाँ से दिखा? सर डिकम्पोजिशन नहीं है. नहीं है? कॉम्बिनेशन है. अच्छा ये रिडॉक्स रिएक्शन है? हाँ है. एक्सोथर्मिक है? पक्का? हाँ सर. ऑल ऑफ दिस. क्या तुम लोग कौन से ऑप्शन पे टिक कर रहे हो? यहाँ पर मैं तुम लोगों को आंसर्स में रॉन्ग करूँ, जिसका सिंगल आंसर है कॉम्बिनेशन. बता देता हूँ, उसका भी आंसर बता देता हूँ. सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन डेफिनेटली यू ऑल नो, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दोनों हो ही रहा है. तीसरा तुम्हारा था यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये पॉइंट था. ऑल ऑफ दिस से पहले एक्सोथर्मिक, हाइड्रोजन और वाटर को ऐड करोगे. ऐड करने का मतलब होता है दो एलिमेंट को ऐड करने के लिए उसमें आपको हीट लेना, तब तो जाके दोनों रिएक्शन करेगा ना. उसमें से आयोनाइजेशन पोटेंशियल बाहर निकलेगा, आईपी उसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल के उसको एनर्जी दोगे, तब दोनों जाकर के कंपाउंड है. तो आपका सी ऑप्शन अगर रॉन्ग हो गया तो डी भी रॉन्ग हो गया, बराबर? सी ऑप्शन रॉन्ग तो डी भी रॉन्ग. आ गया ए और बी, रिडॉक्स रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन. तो रिडॉक्स रिएक्शन का जनरली एग्जांपल इसलिए नहीं है, तो बता देता हूँ कि यहाँ पर दोनों जो है एक तो ऑलरेडी न्यूट्रल स्टेट में है, वहाँ पर +1 और -2 में है. तो आप रिएक्शन दिखाना चाहो तो रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्लियर वर्ड्स में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि यहाँ पर न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. H2O इज अ न्यूट्रल. आप लोगों को पता है? तो नहीं बना. हाँ? सॉल्ट किधर बना? नहीं बोल सकते. हाँ सर. बेटा न्यूट्रल कंपाउंड है या नहीं? वाटर का पीएच वैल्यू कितना? 7 इज अ न्यूट्रल ही बोलते हो ना, एसिडिक है ना बेसिक है, उसको उस लैंग्वेज में तो कहोगे ना न्यूट्रल. हाँ सॉल्ट नहीं है, मैं तुम्हारा बात मानता हूँ, नो डाउट, लेकिन इसको डायरेक्टली तुम कह दोगे कि रिडॉक्स रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन नहीं है, वो भी तो तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा. अब तो दो ऑप्शन तुम्हारे राइट हो गए, रिडॉक्स रिएक्शन और कॉम्बिनेशन. इसमें तुमको एक चूज करना है, तो कौन सा चूज करना है? जनरल एग्जाम्पल है, दोनों को ऐड कर रहे हैं. यहाँ पर हमारा सीधा सीधे हाँ, तब ऑल
The reaction in which two compound exchange their ions. इसका वाला उसके साथ, उसका वाला इसके साथ. Double displacement reaction. 19. On immersing an iron nail in copper sulfate. Very important question. No reaction takes place. The color of solution fades away. The surface of iron nails acquires black coating. The color of solution changes to green. उसी दिन मैंने बताया था 3 तरह के सॉल्ट होते हैं बच्चों. CuSO4 into 5H2O, blue withdrawal. FeSO4 into 7H2O, green withdrawal. MgSO4 into 10H2O. ये हमारा रेड withdrawal. तो जिसमें जब कॉपर सल्फेट में आप आयरन नेल्स को इमर्ज करोगे तो कॉपर से हाई रिएक्टिव आयरन वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है. ठीक है. ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन बीकर में डालोगे, जिसमें आयरन का एक नेल डालोगे, सॉल्यूशन का कलर ग्रीन. नेक्स्ट and last, an element acts on exposure to moisture, air turns reddish brown and a new compound Y is formed. Here X and Y are. बच्चों, color of solution changes to, वो ग्रीन वाला राइट आंसर है. यहाँ पर आपका कोई एक एलिमेंट है, X नाम का एक एलिमेंट है जो आपका रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है. राइट. जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये रेडिश ब्राउन. तो आपको पता होगा जब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है 2FeO बनाता है और FeO जब मॉइस्चर से रिएक्शन करता है तो Fe2O3 बनाता है. यहाँ पर क्वेश्चन आपका यही है कि वो कंपाउंड कौन सा है और वो एलिमेंट कौन सा है. तो आयरन वो एलिमेंट